जो सीएम आता है, जो एमएलए आता है, जो एमपी आता है, वो भी हमारे उतना ही महत्व है हमारे यहाँ। जैसे कोई अगर समझो 50 रुपए का भी कस्टमर है या 1 पीस का भी कस्टमर, उसको उतना ही सम्मान है जितना कि मतलब जो बड़े से बड़ा जो कस्टमर आता है। तो ये हमारी शुरुआती जो हुई है, मतलब शुरुआत वो चाहे से उससे हुई है। और हमको सब मालूम काफी अच्छे लेवल पे है, इसलिए कोई भी काम को कम नहीं समझना चाहिए। जैसे अभी हमारे को भी अभी बोलते थे, पहले क्या था, बोले इनका चाय की टपरी थी, बोले जी जी जी, बोलने को वो ठीक है, लेकिन कोई भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। फुल पैंट पहन के यहाँ से निकल रहा, बस घर से निकल रहा, और वहाँ पे जाके फिर शॉर्ट्स पहन लेने का। नहीं, शॉर्ट पे पहन के ही जाते थे अंदर। ये हमारी बहुत बड़ी टीम है, एक जन की। एक बार बात तो दिख रही थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त भाविन गगलानी। द क्लासिक टॉक्स पे आपका स्वागत है। मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो 9th पास आउट है, जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस से, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से एक मिठाई की दुकान को इतने उच्च स्तर पर लेके गए जहाँ पे हमारी सोच अधूरी हो जाती है, जहाँ हम सिर्फ सोच ही रख सकते हैं। एक वो व्यक्ति जो बिना साधन के, बिना पैसों के, बिना दुकान के, बिना किसी कोई सपोर्ट के, एक 9th पास आउट व्यक्ति 0 से 100 करोड़ की अपनी संपत्ति, अपनी कंपायर खड़ी कराए, जो सिर्फ और सिर्फ फेलियर एक्सपीरियंस के मुताबिक कहते हैं कि फेलियर इज द बेस्ट एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ, फेलियर इज द बेस्ट सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। इन्होंने अपनी फेलियर की मदद से ही हर बार एक स्टेप आगे गए और सक्सेस होते गए। आज की तारीख में इनका नाम पूरे विश्व में है, पूरे हिंदुस्तान में है, जो रघुवीर मिठाई के नाम से जाना जाता है। रघुवीर मिठाई एंड स्नैक्स के बारे में बात करेंगे। उस व्यक्ति के बारे में मैं और भी कुछ कहना चाहूंगा, जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने हमको अपना टाइम दिया, मैं उनके लिए धन्यवाद कहूंगा। दिलीप भाई पोपट, जो श्री रघुवीर मिठाई एंड स्नैक्स की ओनर है, जो श्री गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट 2 बार रह चुके, श्री जलाराम सक्सेना मंडल के प्रेसिडेंट 3 बार रह चुके, श्री गुजराती समाज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी भी हाल ही में है महाराष्ट्र गुजराती समाज के महामंडल के कार्यकारी सदस्य है। इस व्यक्ति के बारे में आप लोग जानिए कि कैसे एक 9th पास आउट ड्रॉप आउट व्यक्ति जो 0 से इतनी बड़ी करोड़ों की संपत्ति, इतना सक्सेसफुल होना, ये यहाँ तक कि नामुमकिन है, हमारे काल्पनिक है। आज की पॉडकास्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद है, स्पेशली यूथ के लिए, स्पेशली उन बिजनेस के लिए जो सिर्फ अपने काल्पनिक के बारे में सोचते हैं कि एक हम चीज नई शुरुआत करी जाए तो हम कैसे करें, किस तरीके से करें, कहां से करें। इस प्लीज मैं आप सभी को बोलता हूं कि एक नोटबुक लेके बैठिए और इसके बारे में जानिए। मिलते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसका मैंने इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा दिया, लेकिन वो अपने आप में डायनामिक पर्सनैलिटी है। आइए दिलीप भाई पोपट जी से मिलते हैं, जो रघुवीर मिठाई के एंड नमकीन के ओनर है, जो अमरावती क्षेत्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनकी मिठाइयाँ, इनके स्नैक्स सभी जगह पे प्रसिद्ध है। जय श्री कृष्णा, जय जलाराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री जलाराम। कैसे लगा आपको हमारे शो पे आने में? बहुत अच्छा लगा भाविन भाई आपके ये शो में आने में, क्योंकि मैं पहले देखते रहता था, काफी लोगों का देखा भी आपका इंटरव्यू और काफी अच्छा लगता था। आपने मुझसे संपर्क किया और यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप भाई अंकल। मैं इन्हें दिलीप भाई अंकल भी बोल सकता हूँ, दिलीप अंकल भी बोलता हूँ, मैं इनके बहुत बेटे समान हूँ। दिलीप भाई अंकल, आप बताइए, सबसे पहले आपने रघुवीर की मिठाई कैसी शुरुआत की? ये रघुवीर जो नाम है, ये कहाँ से गिरा? रघुवीर जो नाम है, ये हमारे पिताजी ने इसकी शुरुआत किया है चाय की दुकान से। पहले शुरुआत में चाय की दुकान थी, चाय की कैंटीन थी, उसके बाद में स्नैक्स चालू हुआ। और रघुवीर जो है, ये श्री राम जी का नाम है। अच्छा, राम जी के जो अनेक नाम रहते हैं, उसमें से एक नाम है रघुवीर। रघुवीर हमारे परिवार में किसी का नाम नहीं है, ये राम जी के नाम से शुरुआत हुई है। हमें ये बताया जाए कि बिजनेस को लेके आज की जनरेशन और पहले के आपके टाइम की जनरेशन क्या सोचती है, क्या डिफरेंस इस बीच में? बिजनेस के लेके आज की जनरेशन तो बिजनेस में आना ही चाहते हैं, काफी लोग आना चाहते हैं, आना ही चाहिए,
और काफ़ी ग्रोथ है बिजनेस में। जैसे हमारे पिताजी ने आज चालू किया, उन्होंने चाय की दुकान से शुरुआत किया, स्नैक्स चालू किया, कचौरी समोसा। उसके बाद में 95 में मैंने मिठाई का शॉप चालू किया, मिठाई और नमकीन का, और सिमरवड़ी चालू किया। उसके बाद में आप खुद देख रहे हो क्या ग्रोथ है। और जो भी नई जनरेशन चाहती है बिजनेस करने के लिए तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं कठिनाइयाँ आती है, जरूर आती है, लेकिन अगर अपने में ईमानदारी से अगर और मेहनत से कोई भी काम किया जाए तो उसको सफलता निश्चित ही मिलती है, ऐसा मेरा सोचना है। जब आपने बिजनेस की शुरुआत की तब और आज में क्या समानता बदलाव है? पहले बिजनेस का तरीका अलग था, मैन्युअली था। सब लोग जो भी हमारे यहाँ भी जो कारागिर सब वगैरह थे, हमने भी जो पिताजी ने भी जो काम किया शुरुआत में, पिताजी ने जो मैन्युअल का बोलने का मतलब क्या था कि नाश्ते की जो शुरुआत हुई, आज हम इसमें अकेले का मेरा रोल नहीं है, हमारे पिताजी है, उनके बड़े भाई जो थे हमारे गोवर्धन जी, श्री गोवर्धन जी पोपट और मथुर भाई पोपट, हमारे पिताजी के जो बड़े भाई, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। क्योंकि माल बनाने का उनको ही आता था, कचौड़ी समोसा उन्होंने बनाना शुरुआत किया और चाय का ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आगे बढ़ा। और जो आपने जो बोला जो फर्क क्या है, अभी पहले सब पूरा मैन्युअली चलता था, माल बनाने का भी मैन्युअल, आजकल सब मशीनरी आ गई है, नई टेक्निक आ गई है और समय के साथ में अपग्रेड होना पड़ता और हम अपग्रेड हो रहे हैं। धन्यवाद गिरीश अंकल, ये बहुत अच्छी बात है कि अपग्रेड होना बिजनेस में बहुत सही है। आज की जनरेशन बहुत पहले ही एडवांस रह चुके हैं। पिछले टाइम पे, आपके टाइम पे शायद एडवांस वो नहीं था, इस टाइम पे डिजिटल एआई वगैरह बहुत कुछ आ चुका है। दिलीप अंकल, मुझे ये बताइए, पहले सब कुछ मैनुअल था, जब टेक्नोलॉजी ने चीजें संभाली, आसान बना दी, लेकिन ग्राहक की पसंद को समझना आज भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ग्राहक की पसंद को तो हरदम समझना जरूरी है। ग्राहक का क्या पसंद है, क्या है, उसी पे पूरी बिक्री अपनी निश्चित रहती है। और मैन्युअल का जो आपने प्रश्न किया था कि मैन्युअली में और अभी आज में क्या विषय है, तो मैन्युअली तो जो कारागिर बनाते हैं, हर कारागिर अपना अपना एक अलग रहता है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताता हूँ, हमारे यहाँ जैसे दूध से जो मिठाइयाँ सब बनती है, तैयार माल न लेते हुए पूरा दूध से बनाते हैं। दूध से बनाने के बाद में जो कारागिर बनाते थे, अभी जो नई टेक्निक आई है, नई टेक्निक मतलब उसको भी काफी समय हो गया, करीबन हमारे यहाँ तो 15 साल से करीबन चालू है। तो वो स्टीम से चालू है, डायरेक्ट। जैसे पहले सीढ़ियों पे बनता था, डायरेक्ट फ्लेम से बनता था। अभी वही नई टेक्निक से, मतलब जैसा जो बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम जाती है और स्टीम से दूध घोटे जाता है। तो ये नई टेक्निक का कमाल है कि उसमें जो भी टेस्ट है उसमें डेवलप ही हुआ है, अच्छा ही हुआ है। तो कारागिर भी अपनी जगह है, कारागिर भी अपने मेन्यू में उनकी तकलीफ बची है और क्वालिटी सुधरी है। तो क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे और आज टाइम पे हमें इजी, आज के जमाने पे गिरता है इजी? हाँ, इजी तो इजी होते जा रहा है ना, जो जैसे जैसे टेक्निक आते जा रही है, मशीन होते जा रही है, इजी तो होते जा रहा है। और कारागिर लोगों को भी काफी, उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ी है। जो कम करते थे वो ज्यादा काम निकालते, आदमी तो उतने ही लगते हैं, लेकिन उसकी स्तर सुधरा है। टेस्ट वही रहता है कि बदल जाता है मशीन में आने से? टेस्ट अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा होता है। क्या कभी ऐसा समय आया जब लोग आपके बारे में अच्छी बातें बोलने लगे, बुरी बातें बोलने लगे, या कभी ऐसा समय आया कि आपको बंद करने का मौका मिला कि भाई अभी मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है, अभी मार्केट डाउन है, मैं सही नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं तो भी गलत हो रहा हूँ, मेरा शेयर डाउन हो गया है? नहीं, उतार चढ़ाव तो धंधे में आते ही है, कभी कभी ठंडा भी होता है, कभी ये भी होता है, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर अपन उसको मतलब ये लेवल पे अगर पॉजिटिव सोचेंगे, हर चीज का जवाब तो रहता ही है। अगर अपने सही कोशिश किया जाए और सही रास्ता निकाला जाए तो सफलता निश्चित ही मिलती है। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं, बिजनेस में भी आते रहते हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसा मौका नहीं आया कभी कि अपन ने बंद कर देना चाहिए। मुझे एक बात आपसे अब जानना है, स्पेशली यूथ को लेके, स्पेशली बिजनेसमैन को लेके। अब इस रियल पॉडकास्ट में आपसे हम जानेंगे कि बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, कहाँ फेल होना चाहिए, कहाँ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ पास होना चाहिए, कहाँ हम डाउन होते हैं, कहाँ हम सक्सेसफुल होते हैं। आप हमको स्टेप बाय स्टेप, हमारी ऑडियंस, हमारी यूथ, आज की जनरेशन में बताएं।
रेस्टोरेंट एक बिजनेस का ही रहता है, कोई भी बिजनेस ले लो, चाहे रेस्टोरेंट ले लो, आप रघुवीर स्वीट्स मिठाई की ले लो। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपने जब मिठाई डाली थी तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताया जाए कि जो आज के जनरेशन एक मिठाई की दुकान डाले, एक नमकीन की दुकान डाले, वो कहाँ से शुरू करे, किस तरीके से आगे बढ़े। मिठाई का जब शॉप डाला, क्योंकि हर एक धंधे में कोई ना कोई अपनी को पॉलिसी तो अपनी निश्चित करना ही पड़ता है। कोई नीति, कौन से पॉलिसी पे चलना है, कौन से इस पे चलना है, वो तो निश्चित करना पड़ता है। हमने जब से चालू किया, मैंने मिठाई की 95 से, हमने एक ही इस पे दिया कि अपनी क्वालिटी सबसे अच्छी रहना चाहिए। क्वालिटी जो कोई चीज बनाते हैं तो ग्राहक तक तो बाद में पहुंचेगी, सबसे पहले तो अपनी संतुष्टि जरूरी है। अपन उसको टेस्ट करके अपनी जब तक संतुष्टि नहीं होती या अपने को जब तक अच्छा नहीं लगता, जब तक कि अपन उसको ग्राहकों को नहीं देते, ये पॉलिसी पहले से रखा है और ईमानदारी रखा है। ईमानदारी से अगर कोई भी कार्य किया जाए, अगर उसमें अपना मन ये किया जाए ईमानदारी से और मेहनत से, तो निश्चित ही जो खाने पीने की जो भी वस्तुएं है वो अच्छी ही बनती है। अपना भाव अच्छा रहना चाहिए, अपनी नीति अच्छी रहना चाहिए। सबसे पहला और आखिरी विषय ही है कि अपनी नीति अच्छा रहना चाहिए। और जैसे भी बहुत से समय के साथ में अभी काफी मिक्सिंग आ गए हैं, काफी विषय हुए हैं, कुछ चीजों पे न जाते हुए जितना आप इसमें क्लियर रहेंगे अपने क्वालिटी के बारे में, निश्चित ही ग्राहक उसको पसंद करेंगे और ग्राहक उसको आपको प्रतिसाद देंगे। क्या लोकेशन ही सब कुछ है या अच्छा खाना ही सब कुछ है? लोकेशन का भी महत्व है, लेकिन लोकेशन सब कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा खाना या अच्छा क्वालिटी ये सबसे महत्व की बात है। क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी रही, अच्छा खाना रहा खाने पीने की चीजों में, तो लोग दूर दूर तक के भी जाते हैं। भले उसको खर्चा, जाने का खर्चा 100 रुपये लगे, भले आइटम 50 रुपए की रहेंगी, लेकिन वो कहीं पे भी जाता है, चाहे चाय पीने के लिए बोलो या कोई भी खाने की कोई भी चीज की। ऐसी आपकी कोई अमरावती में जगह है जहाँ आपको उसकी खाना चीज बहुत पसंद आता है और आप हमेशा वहीं जाते हो? जाते ना, जैसे अभी तो अपने अपना अमरावती तो मतलब बहुत छोटा है, बहुत सब सभी चीजें नजदीक नजदीक है, लेकिन फिर भी खाने की चीजों में दूर भी पहले हम जाते थे, बडनेरा जाते थे। अच्छा, चाय पीने के लिए बोलो या नाश्ता वहाँ पे, क्योंकि आपको वाकई टेस्ट एक बार लग गई तो फिर वो जहाँ की भी टेस्ट किसी को पसंद आती है तो वो कहाँ कहाँ तक के जाएंगे, उसकी लिमिटेशन नहीं रहती है। अभी भी हम जाते हैं अंदर में, गेट के अंदर जाते हैं, उधर सराफे में जाते हैं, दूर जाते हैं, उधर राजगांव भी जाते हैं, तो दूर तक के जाते हैं कोई। और हमारे यहाँ भी जो लोग आते हैं वो भी काफी दूर दूर से आते हैं, तो उसको कोई वो बताते ना हम वहां से आए, खाद इसके लिए आए, 15 मिनट इंतजार करते, अगर नहीं रहा तो उसके लिए भी वेट करते, क्योंकि हम आने को आधा घंटा लगा बोले हमको। ऐसा काफी लोग हमको शेयर करते हैं। एक रेस्टोरेंट या एक होटल या एक मिठाई, ये जो चीज डालते हैं उसको ब्रांड बनाने में क्या समय लगता है, क्या स्ट्रेटेजी लगती है उसकी? स्ट्रेटेजी तो मैंने पहले बोला, वो तो अब मार्केटिंग का पार्ट होगा, ब्रांड बनाना या जो भी होगा। आजकल सोशल मीडिया बाकी भी मार्केटिंग के पार्ट है। बट आपकी जो ब्रांड है रघुवीर मिठाई नमकीन, जो आपकी ओनर शॉप का नाम, वो पहले से ही ब्रांड है। स्ट्रेटेजी ये जो ऑनलाइन का जो है, जो डिजिटल का है, वो भी कुछ सालों में आया हुआ है, बट आपका जो नाम है वो पहले से ही नाम है। वो विश्व में, वो तो अमरावती शहर में नहीं, महाराष्ट्र, इंडिया लेवल पे नाम है। हाँ, तो उसको सभी चीज को आपने उस तरीके से बिना डिजिटल को किस तरीके से पहुंचा है? सिर्फ क्वालिटी के भरोसे, कि जो गुणवत्ता के भरोसे। जो सबसे बड़ा जो विषय है इसमें, जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी रहती है वो सबसे महत्व की रहती है। अच्छा, अपन पब्लिसिटी करो और अपने लिए ग्राहक खुद पब्लिसिटी करे, वो सबसे बड़ी बात है, ज्यादा बेटर। अपन खुद पब्लिसिटी करो। ये अभी जमाना आया, पहले तो सिर्फ ग्राहकों को जो अच्छा लगता था, आज भी मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी तारीफ किया, मैं बडनेरा जाता था या मैं बोला अभी उधर जाता था, तो ये तारीफ ही हुई ना, इसलिए मुझे कुछ मिला थोड़ी है। सही बात, वो मुझे अच्छा लगा वहाँ का, वो इसलिए उसकी तारीफ करना जरूरी है। वैसे माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है वो सबसे महत्व की पब्लिसिटी है। जब मेन्यू हम रखते हैं, जब हम स्वीट्स की वैरायटी रखते हैं, तो सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है और क्या होती है? गलती में तो ऐसा मुझे कुछ अभी तक के ऐसे अनुभव नहीं आए, क्योंकि हमने तो जो बनाया, मेनू बनाया या जो भी बनाया, हमने जो रेट भी पहले शुरुआत में रखे, जो नए जो धंधे डालते हैं
इसमें सबसे बड़ा विषय रहता है कि जो रेट रखते हैं, मुझे लगता है शुरुआत में थोड़े से रेट अपने ये रखने को होना, कम रखने को। हाँ कम मतलब ग्राहकों को थोड़ा ये होने को होना। उसके बाद में तो जैसा लगता है आपकी क्वालिटी अच्छी बनती जा रही या क्वालिटी आपकी अच्छी है या आपको मतलब नहीं पोषण खा रहा तो बढ़ाना चाहिए। क्या कम आइटम वाला मेन्यू सबसे ज्यादा चलता है या फिर ज्यादा वैरायटी रखने से ज्यादा चलता है? ये बात हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो फ्रेशर है, जो न्यू अभी बिजनेस अपना चाहते हैं। आपका पॉडकास्ट देख के, आपने एक इंटरव्यू देख वो तो अपनी अपनी जगह पे, आपके पास में जगह कितनी उपलब्ध है, जगह कहाँ पे है और कितनी जगह है, उसके ऊपर सब अपने निश्चित करना चाहिए कि बैठने के लिए जगह कितनी है, किचन की जगह कितनी है, इसके ऊपर से सब मेनू निश्चित होता है। मेन क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। मेनू में जितनी ज्यादा से ज्यादा आइटम रखो, उसके बदले में कम आइटम में अच्छी क्वालिटी दो, ये मेरा कहना। सही कहा आपने। बहुत से लोग पहली शुरुआत में ही 20-25 वैरायटी रख लेते हैं और कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो जैसा जैसा मेंटेन कर पाते हैं, थोड़ा कम रख के मेंटेन करके फिर उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। सही कहा आपने। क्या ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारी मदद करती है स्वीट्स में? जैसे आजकल सोशल वगैरह बहुत ग्रुप हो गए हैं, क्या हमें वो उसमें मदद होती है? मदद में तो मुझे जो मदद मिली है कई सालों से, एक दिल्ली में एक ये भरता है, मेला रहता है, उसमें आहार, मार्च में, उसका नाम आहार है। मैं जब से 95 से जैसे मतलब मैंने जो चालू किया, उसके पहले से 2-3 साल पहले से मैं वहाँ जाता था, जबकि मैंने चालू भी नहीं किया था, लेकिन सिर्फ जानकारी लेने के लिए जाता था कि वहाँ पे अपने फूड के धंधे में किस प्रकार से नया नया विषय आ रहा है, नई नई मशीनरी आ रही है, नए नए जो क्वालिटी जो वहाँ पे सब डेमो होता था, वहाँ पे अभी भी आहार अभी भी चालू है और हर साल पूरे इंडिया से लोग वहाँ आते हैं और वहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी तो उस टाइम पे दो हॉल में भरता था, आज वहाँ पे 25 हॉल में भर रहा है वो प्रगति मैदान में। वो आज सिर्फ बिजनेस के लिए कि स्वीट्स के लिए? सिर्फ खाने पीने की चीजों के लिए है। अच्छा। और होटल के लिए भी है, जैसे जो रेसिडेंस होटल है और खाने पीने की चीजें उसी के लिए, उसमें सब चीजें भी मतलब डेमो होती है वहाँ पे। और सभी मतलब ये भी होता है, मशीनरी वाले भी सब पूरे इंडिया से लोग आते हैं, फॉरेन के भी लोग आते हैं, हर चीज की जानकारी वहाँ पे मिलती है। कितने दिन का सेमिनार रहता है? ये रहता है करीबन 4 दिन का। 4 दिन में आप एक दिन में जा सकते हैं, 4 दिन जा सकते हैं, जैसे आपकी आवश्यकता है कैसे, उसके ऊपर डिपेंड है। और उसी प्रकार से अभी 5 साल से हमारा मिठाई, सिर्फ मिठाई वालों के लिए भी अभी एक फूड चालू हुआ है, जो कि हर साल में अलग अलग जगह पे रहता है। फूड एंड नमकीन ऐसा उसका ये नाम है, एसोसिएशन का नाम है, और सब में उसमें मेंबर बन के वहाँ पे भी ये सेम चालू हुआ है। किसी को भी अगर जैसे इसको किसी को नवा डालना है बिजनेस वगैरह ये वो, तो वहाँ जाके वो अपनी पूरी जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। शेफ और स्टाफ को हायर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसको क्या क्या क्वालिटी क्या क्या आता है और उसके विचार क्या है, उसका नेचर कैसा है, वो अपने नेचर से भी सब बातें मिलने को ना। हम तो जब भी कोई ऐसा रखता है तो उसको पहले हम 1 महीने के लिए रखते हैं कि पहले 1 महीने के लिए आइए, 1 महीने का आप थोड़ा काम बताइए, वो 1 महीने में कैसा है, वो अपन उसका नेचर या उसका जो माल बनाता है या जो भी उसका जो तरीका सेप का, वो सब मालूम पड़ जाता है। और उसको भी अपने यहाँ का सब वातावरण मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जो भी लोग काम करते हैं उसको सिर्फ काम न करते हुए खुशी से काम करना जरूरी है, तो ही मतलब वो हमारे खाने पीने की चीजों में बरकत मिलती है और अच्छा बनता है। पर कई लोग स्वीट्स की दुकान डालते हैं, कई लोग रेस्टोरेंट डालते हैं, कई लोग जो नमकीन की दुकान डालते हैं, वो लोग बाहर के बारगांव से आउट ऑफ की स्टेट, आउट ऑफ द सिटीज में से लेके आते हैं। तो क्या आपने अपने समय में बाहर से बुलाया था या फिर लोकली किया था और अपने दिमाग, अपने तजुर्बे से इस चीज को यूज किया था रघुवीर में? नहीं, अपन ने दोनों चीजें, मतलब बाहर से भी कारागिर आए हैं और यहाँ पे लोकल के भी कारागिर है। हमारे यहाँ पे लोकल के ही ज्यादा है, 60% यहाँ के, 40% बाहर के। तो जिसका जो चीज जिसकी क्वालिटी, जिसकी जो स्पेशलिटी रही, उसका उपयोग वहाँ करते हैं उसको। बराबर। क्या स्टाफ को ट्रेनिंग देना जरूरी होता है या स्टाफ ट्रेनिंग वाला रखना जरूरी होता है? स्टाफ ट्रेनिंग वाला भी रखना जरूरी होता है, लेकिन समय के साथ में हर 4-6 महीने में, 6-6 महीने में उसको अपने हिसाब से
ट्रेन करना भी जरूरी है। सही। तो आप लोग अपने स्टाफ के लिए कोई सेमिनार, कोई मोटिवेशंस के कुछ रखते हैं या फिर अपनी तरीके से उन्हें? नहीं, अभी तक तो हमने हमारे इसमें 3 महीने में 6 महीने में हम एक पूरी मीटिंग लेते हैं। अच्छा। और हमारी तरफ से उसको ट्रेन करते हैं। अब आगे हमने सोचा है उसको अब अगले लेवल पे मतलब उसको ये करना करके, क्योंकि हमको तो हमारे तरीके से सब होना, हमारे जो तरीके हमारे जो विचार है वो हिसाब से, और उसमें क्या क्या क्वालिटी हम जाती है, हम जहाँ पे भी जैसे जैसे मैंने बताया आर में जाते हैं, उधर जाते हैं, तो वहाँ का जो भी अपग्रेडेशन रहता है हम उसको आके यहाँ पे हम उसको ट्रेन करते हैं। मुझे बताइए कि जो ओनर और स्टाफ का जो रहता है रिश्ता, वो कैसा रहना चाहिए? स्टाफ और ओनर का रिश्ता तो एक पार्टनर के तरीका रहना चाहिए। अपन ने अगर उनको एक पार्टनर के रूप में अगर उसको अपन ने लिए जी, और उनके सुख दुख में हर चीज में अपन साथ में रहे। हमारे यहाँ जो अभी भी जो बहुत सारे जो लोग हैं, जो कोई 25 साल हो गया है, कोई 30 साल हो गया है, तो वो हमारे पार्टनर ही है। बराबर। हाँ, हम उसको पार्टनर ही समझते हैं, तो उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। इसीलिए हमारी जो सफलता का जो विषय है उसमें उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है कि ये कस्टमर मेरे अलावा और कहीं ना जाए? इसमें सबसे पहला मुद्दा वही है कि आपके क्वालिटी में इतना दम रहना चाहिए कि आपका कस्टमर आपके सिवा कहीं न जाए। ये सबसे पहली सर्विस है, पहला पॉइंट। हाँ, दूसरी सर्विस है कि उसको अच्छी से अच्छी उसके मन लायक सर्विस मिले। वो क्या चाहता है, क्योंकि अधिकांश सभी कस्टमर का सोच थोड़ी अलग रहती है। किसको अलग थोड़ा तरीके से होना, किसी को अलग तरीके से होना, किसी को पैकिंग अलग होना, किसी को सर्विस अलग होना। तो सामने वाले कस्टमर के हिसाब से अपन ने उसको, अगर हो सकता है अपन उसको कर सकते हैं, तो अपन ने उसको उसकी अच्छी सर्विस देना चाहिए। जब कस्टमर्स कुछ प्रोडक्ट निकाल के नहीं लेता है या फिर छोड़ के चले जाता है, तो आज के जो व्यापारी लोग हैं, जो स्वीट्स की दुकान डाले हैं, जो नमकीन की दुकान डाले हैं, वो कभी कभी चिढ़ जाते हैं कि जब लेना ही नहीं था तो फिर क्यों आए, क्यों टाइम वेस्ट किया। क्या आपको कभी आपकी इसमें कभी ऐसा हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, और ऐसे कस्टमर को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? होता है ना, ऐसा कई बार होता है। कस्टमर आता है, कस्टमर पहले बोलता है, फिर उसका या तो फोन आ जाता है या फोन से बात कर लेते हैं तो उसका मूड बदल जाता है। हाँ। तो ऐसे मामले में मेरा हमेशा बोलना है कि अपन ने कर देना चाहिए, उसमें कोई नाराजगी न रखते हुए, क्योंकि उसको तो लेना ही है ना, लेने के लिए आया है। मूड बदल सकता है, कभी कभी आइटम निकाल के वापस रख देता है। तो ऐसा मेरे को तो कभी ऐसा कोई गलत लगा नहीं कभी, और ऐसा गलत किसी ने लगाना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो सिर्फ देखने के लिए आ रहा है या नहीं लेके जा रहा तो बात अलग, वो तो चेंज करके बोल रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो हमको बोलता है कि फोन आ गया है, हमने उधर से ले लिया। हाँ। ऐसे मामले में भी अपन ने संयम रखना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। पेशेंस सबसे बड़ी चीज होती है बिजनेस में। एक पेशेंस रखने से, एक संयम रखने से आपके ग्राहक आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से रहते हैं। जैसे दिलीप अंकल ने बताया कि कई बार होता है कि हमारे पास आते हैं और कैंसिल हो जाता है, पर हम उस समय धैर्य रखते, शांति से रखते और स्माइल के साथ कुछ नहीं बोलते, विदाई करते ताकि वो वापस आए। क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग से बिजनेस बढ़ती है या फिर हमारे प्रोडक्ट से बिजनेस बढ़ता है, हमारी क्वालिटी से बिजनेस बढ़ता है? पहला मुद्दा तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि पहला क्वालिटी का ही मुद्दा है। पहले क्वालिटी में ही दम रहना चाहिए। आपके क्वालिटी में दम रहेगा तो बाकी सब बातें आपको सहयोगी है। जैसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है, आपका क्वालिटी अच्छी रही तो ही होगी। दूसरी बात, सोशल मीडिया बोलो चाहे पेपर बोलो, ये आपके सहायक है, लेकिन पहला मुद्दा यही है कि आपकी क्वालिटी सबसे अच्छी रहना चाहिए। रघुवीर मिठाई एंड नमकीन्स, ये आपकी कितनी ब्रांचेस है अमरावती में, महाराष्ट्र में? अमरावती में 4 ब्रांचेस है और महाराष्ट्र में और सांगली में भी हमारी 3 ब्रांचेस है। वहाँ पे जैसे मेरी सिस्टर है, मेरे भांजे लोग हैं। मेरे भांजों को इच्छा थी फूड लाइन में आने की, पहले केटल फीड का काम था, लेकिन उनको फूड लाइन में आने के एक ये था, चाव था, इसलिए हमने वहाँ पे भी मतलब वो 3 ब्रांचेस किए। तो क्या आप इसको नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? अभी क्या है, मैंने जो 95 से लेकर अभी तक के जो है, मैंने जो चाहा मैंने अभी तक के यहाँ तक के लाया।
अब इसके बाद में अगली जनरेशन क्या चाहती है, अगली जनरेशन और आगे बढ़ाना चाहती है या उनकी क्षमता के अनुसार वो डिसीजन लेंगे। जैसे आपने जनरेशन की बात की, तो क्या थर्ड जनरेशन को फायदा होता है बिजनेस में? क्या थर्ड जनरेशन को उससे वो पर्सपेक्टिव मिलता है कि जो मेरे बाप दादाजी ने, जो मेरे पिताजी ने करे, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है और इस चीज को मैं आगे लेके जाऊं? निश्चित ही थर्ड जनरेशन को बोलो, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या जो भी उसके बाद की जनरेशन आएंगी, उसको अगर वही बिजनेस करना है तो निश्चित 1001% उसका फायदा मिलता है। क्योंकि नौकरियां जो अभी अपने यहाँ नौकरी का काफी लोगों के दिमाग में रहता है, नौकरी का चलन रहता है, लेकिन नौकरियों के साथ में बिजनेस में भी लोगों ने आना चाहिए। जो अभी तो काफी अच्छे लेवल पे स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो भी अपनी योजनाएं चालू है उसका भी लाभ लेना चाहिए। और निश्चित ही जैसे बिजनेस का, जैसे एक हमारा ही उदाहरण बता दो कि पिताजी ने जो बिजनेस चालू किया, एक चाय का बिजनेस चालू किया, चाय के बिजनेस के बाद में जैसे मैंने नाश्ते का उसको ये किया, साथ में नाश्ते के बाद में उसको नमकीन का चालू किया, उसको बढ़ाते गए। निश्चित ही उसका फायदा मेरी सेकंड जनरेशन जो कि मेरा लड़का प्रियेश, जो दिलीप पोपट जो है, उसने फिर उसमें केक का और बेकरी का उसमें ऐड किया। लेकिन हाँ, केक का उसने उसको काफी, जैसे बॉम्बे में हमारे यहाँ इतना रहते हुए भी बॉम्बे में कोर्स करवाया उसको। क्या वो भैया प्रियेश भाई पोपट यहाँ पे सीखे या आपने उनको कोर्स नहीं, उसका कोर्स करवाया 1 साल का। अच्छा। और 1 साल का उसको मुंबई में सर्विस करने लगा है, इसी में केक के शॉप में। क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े वहाँ का होने के बाद भी आपने उनको करवाया वहाँ पे सर्विस? उसका अनुभव उसको लेने लगाया। अच्छा। कि सर्विस करने में भी क्या क्या तकलीफें आती है, तो अगर अपन खुद करेंगे, आगे अपन जो स्टाफ रखेंगे अपन या जो भी रहेगा, तो वो अनुभव वहाँ पे अपने को काम में आएंगे। क्या हमें आपको बताया जाएगा, हम यूथ को या सभी को, कि प्रियेश भाई ने कहाँ सर्विस की और कहाँ से एक्सपीरियंस लिया, कहाँ से उन्होंने स्टडी करी, कहाँ से सीखा उन्होंने? हाँ, मुंबई में जैसे एक चेंबूर में जैसे ये है इसका, चेंबूर में हाँ कॉलेज है, वैसे 2-3 जगह है वहाँ पे। अच्छा। तो इन्होंने वहाँ पे केक का पूरा ये ट्रेनिंग लिया पूरा साल भर। और ताज का एक किचन है जो फ्लाइटों में जो ये करता है, ताज का जो फ्लाइट में मतलब पूरा सप्लाई करता है, वो किचन में उन्होंने सर्विस किया वहाँ पे। कितने साल किया था वो? 1 साल काम किया, पूरा 1 साल। उसके बाद में यहाँ पे केक का उन्होंने लाया, उन्होंने सीख के आया था बाकी सभी चीजें, लेकिन मेरा झुकाव था वेजिटेरियन की तरफ। अच्छा। हाँ, जो एग के बगैर, अंडे के बगैर जो ये होता है, तो उसके लिए विशेष फिर और बेंगलोर गया, बेंगलोर से उसने 6 महीने का कोर्स और किया उसका। उसके बाद में यहाँ शुरुआत किया और ईश्वर की कृपा से अभी आप केक की और बेकरी की भी क्वालिटी आपको मालूम ही है। सही है, बहुत अच्छी है। एक आप ही की केक है रघुवीर स्वीट, रघुवीर मिठाई एंड नमकीन की, जो आपकी मिठाई और आपकी जो केक है वो पूरे अमरावती नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती, क्योंकि मोस्टली केक अंडे से बनती है। हाँ। जहाँ मैंने कहीं पे भी कहा है तो अंडा केक आते ही क्या 10% आएगा, 20% आएगा, पर एक आपकी है जो 100% प्योर वेज रहती है, जो जैन समाज के लिए भी बहुत अच्छी है, गुजराती समाज के लिए भी। इवन जो नॉनवेज नहीं खाता, जो दूर दूर तक के नॉनवेज को है, वो भी खा सकता है, वो भी खा सकता है, और जो खाता है वो तो खा ही सकता है जी। लेकिन एक विश्वास लोगों को है कि अपने यहाँ अगर है, पहले सोच लेती थी लोगों को कि अंडे के बगैर केक बनता ही नहीं, बराबर सही। वो सोच को अपन ने दूर किया, लेकिन इसमें खाली इतना ही है, केक की जो केक बनते हैं वो सस्ते रहते हैं, मतलब सस्ते, लेकिन इसलिए काफी लोग ये करते हैं। लेकिन ये जो इसमें जो मटेरियल वापरा जाता है उसमें लागत ज्यादा आती है, लेकिन रेट तो हमको बाजार के हिसाब से वही रखना पड़ता है। क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम है, लेकिन हमको वो चलता, हमको सिर्फ मतलब क्वालिटी अच्छी है। क्या अपने टॉप सीक्रेट जो केक बनाते हैं बिना अंडों की, वो हमको दर्शकों को बताएंगे? वो तो प्रियेश का विषय है, उसमें क्या है वो है। अच्छा। बता सकता था, लेकिन अभी मुझे जानकारी नहीं है उसमें कुछ जो वापरा जाता है उनका मटेरियल। प्रियेश भाई की बात की, अब प्रियेश भाई इतने बड़े व्यक्ति है, आज एक रघुवीर बोले तो नाम है, एक ब्रांड है। क्या कभी प्रियेश भाई ने अपने जॉब के समय, अपने स्टडी के समय वो उस नाम को यूज किया, जब वो बैंगलोर में जॉब कर रहे थे, जब वो मुंबई में ताज में जॉब कर रहे थे? नहीं, वो नाम को यूज नहीं, मैं रघुवीर का लड़का हूँ, मैं पोपट परिवार का लड़का हूँ, तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं इस तरीके से नहीं, ऐसा कभी इसका ये रहा नहीं, क्योंकि वो विद्यार्थी जीवन में सीखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए तो इस धंधे में आखिरी तक के
जब तक आदमी रहता है, जब तक ये कमी है, सीखना जरूरी है। सीखने की प्रवृत्ति तो रहना ही चाहिए। अगर आपका ये कहने का है कि कितना भी बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होटल का मालिक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा स्वीट्स का मालिक क्यों ना हो, कितना भी करोड़ों का मालिक क्यों ना हो, अगर वो कहीं सीखने जा रहा है तो अपनी पहचान ना बताए, वो डाउन टू एक जीरो लेवल पे जाए एज अ स्टूडेंट, बिल्कुल एज अ वर्कर, ताकि वो एक्सपीरियंस ले सके, उसका अनुभव ले सके। और सीखने के लिए आखिरी तक के जीवन कमी है, आखिरी तक के सीखना ही है। इसमें कुछ न कुछ नया नया आते रहेगा और नया नया होते रहेगा। मेन जो विषय था, आपने जो प्रश्न पूछा था कि नवी जनरेशन को या दूसरी जनरेशन को उसका फायदा पहुंचेगा क्या जी, तो मैं वही बता रहा कि निश्चित फायदा पहुंचेगा। क्योंकि नौकरी में कैसा है, नौकरी जो करता है और रिटायर जब होता है आदमी, रिटायर होने के बाद अगर उसका बच्चा आता है तो उसको फिर से शुरुआत से जीरो से शुरुआत करना पड़ता है। जबकि बिजनेस में जो रहता है, बिजनेस में जहाँ पे एक जनरेशन उसको लेके जाती, वो जनरेशन के बाद की शुरुआत करना पड़ता है। वो चाहे 50% से हो, 40% से हो, चाहे 80% से हो, क्योंकि बिजनेस में उसकी ग्रोथ हो चुकी रहती है, उसको उसके आगे बढ़ाना है। जैसा कि मैंने पिताजी ने चालू किया था, उन्होंने जो स्तर पे लाया उसके आगे मैंने बढ़ाया, और मेरे बढ़ाने के बाद जो थर्ड जनरेशन अभी आई है, जो मेरा लड़का प्रियेश वो आया है, तो वो उसको और भी अच्छी तरह, मतलब जहां तक के आया है उसको आगे बढ़ाएगा और अच्छी तरह आगे बढ़ा रहा है। दिलीप अंकल, एक बात बताइए, हम लोगों से एक बिजनेस सही तरीके से नहीं चल पाती आज के जनरेशन पे। सिर्फ सोच मायने रखती थी, सिर्फ थिंकिंग मायने रखती है। आपने अपने टाइम से लेके आज तक पे आप एक बिजनेस ही 4 बिजनेस उसे यूज करें। इवन आपकी फ्रेंचाइजी महाराष्ट्र में भी है, और हमने ये भी सुना है कि आपका प्रॉपर्टी का भी बिजनेस आ गया, वो भी आगे बढ़ रहा है। तो कैसे आप इसे संभालते हैं? मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है, और टाइम मैनेजमेंट, टाइम का भी मतलब सही तरीके से अगर सदुपयोग किया जाए और बाकी बिजनेस में भी मैनेजमेंट किया जाए तो हर चीज संभव है। एक अकेले आदमी, जैसे मोदी जी का उदाहरण ले लीजिए, जब मोदी जी पूरा देश संभाल सकते हैं तो अपन 2 बिजनेस, 3 बिजनेस, 4 बिजनेस क्यों नहीं संभाल सकते? उसके लिए प्रेरणा उनसे जी, मोदी जी से सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं, क्या आप भी 4 बजे उठते हैं? नहीं, 4 बजे नहीं उठते, लेकिन जितना समय अपने पास रहता है जी, वो समय का सदुपयोग करते। ये बिजनेस के साथ में हम तो समाज सेवा में भी है, हमारा परिवार जो है समाज सेवा में भी है। हम बाकी भी चीजें करते रहते हैं, लोगों के जैसे आंखों के ऑपरेशन करवाते हैं, समाज सेवा में जैसे भक्तिधाम से हम जुड़े हैं, राम मंदिर से जुड़े हैं, वहाँ पे भी समय देते हैं। समाज में, हमारे गुजराती समाज में जैसा अध्यक्ष हूँ मैं, उसमें भी समय देता हूँ। लेकिन ये सब बातें होती है समय का सदुपयोग, सही समय पे सही काम करो और अपने दिन भर का शेड्यूल फिक्स करो। जैसे आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट में कभी कभी लोग फेल भी हो जाते हैं, समय निकल जाता है, 4 बिजनेस आप लोगों से संभाल जाता है, आज के टाइम पे एक बिजनेस ही संभाल जाता, फेल हो जाती है। तो क्या आप कभी कभी अपने बिजनेस में फेल हो जाते, तो उसे किस तरीके से फेस करते हो, आज की यूथ को बताया जाए? फेल का तो विषय ऐसा है कि जहाँ पे भी अपने को लगता है तो इसमें सबसे पहले तो पेशेंस रहना चाहिए। अगर पेशेंस, कोई भी, जैसे कभी कभी आजकल की नई जनरेशन क्या है, तुरंत निर्णय पे पहुंच जाती है, धैर्य रहता ही नहीं है, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा। तो उसके बावजूद भी अगर लगता है आपको कोई बिजनेस बराबर नहीं चल रहा, तो अपने को डिसीजन लेना ही पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन ऐसे चांस बहुत कम आते हैं। अगर आपका प्रयास सही रहा तो जैसे बोलते ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वैसा कोशिश आप करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता आप फेल होंगे। लेकिन आप में थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। और ऐसा मुझे कभी, हमारे इसमें ऐसा मौका नहीं आया कभी, लेकिन ऐसा लगा कभी, तो फिर से उसको ज्यादा समय देते हुए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए, उसको ज्यादा अपन ने ये किया, वो सब सही मतलब हो गया है। ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं। जैसे आपने कहा कि धैर्य से होता चाहे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपने जमीन से शुरुआत की, आपने ग्राउंड लेवल से शुरुआत की, आपको बताया कि आप फेल हो जाएंगे, आप वापस सक्सेस होंगे, क्योंकि आपको बताया कि मैंने कहाँ से शुरू की है और मुझे कहाँ तक पहुंचना है, किस स्ट्रेटेजी से पहुंचना है। तो जो जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, जो फोर्थ जनरेशन है, वो अगर फेल हो गया तो वो कैसे शुरुआत करेगा? क्या वो आपका एक्सपीरियंस लेगा, या फिर वो बिजनेस ही चेंज कर देगा, या फिर वो हार मान लेगा? अगर फेलियर में ऐसा कुछ लगता है कि भाई अपन इसमें पीछे आ रहे हैं, तो जो अनुभवी लोग हैं, जिनका उसमें अनुभव है, तो मुझे लगता है अपन ने उनसे राय लेना चाहिए, उनसे राय लेके फिर से उसको गति देना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैंने बोला ना कि प्रयास अगर सही तरीके से किया जाए और पॉलिसी सही रखा जाए तो फेल होने का इसमें चांसेस ही नहीं है। फिर भी अगर कभी 1%, 99% फेल नहीं हो रहा,
1% में भी या 10-20% में भी ऐसा लगता है, तो वो जो धंधे में जो भी धंधा आप कर रहे हैं, वो धंधे के कुछ अनुभवी लोग रहते हैं, उनसे अपने राय लेके फिर से उसमें आगे बढ़ना चाहिए। या तो आजकल हर चीज के स्पेशलिटी वाले लोग भी मिलते हैं, उनसे भी मतलब सजेशन लेके, उनका कंसेंट लेके उनसे आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपने कभी किसी से राय ली कि आपका कोई मेंटोर है? नहीं, मुझे इसमें कभी ऐसा आज तक ऐसा कभी काम नहीं पड़ा, लेकिन अब जो समय हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, अब इसमें आगे काम पड़ेगा। अगर मार्केटिंग करना है जी या ये फ्रेंचाइजी लेवल पे जाना है, तो सही लोगों की जरूरत उसमें पड़ेगी, सही सजेशन की। अंकल ये बताओ मुझे, ये पहले की जनरेशन जो आप लोग थे, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके दादाजी हो गए, उनमें धैर्य बहुत था, उनमें पेशेंस बहुत था। आज के जनरेशन में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं। लोगों को जल्दी सक्सेसफुल होना है, लोगों को जल्दी पैसा कमाने का है। तो क्या वो अगर नया बिजनेस चालू करेगा तो उसकी इसमें स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसकी इसमें पेशेंस रहनी चाहिए, या फिर वो डिजिटल के माध्यम से ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए? नहीं, पॉलिसी तो पहले से निश्चित करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस करने से पहले पॉलिसी निश्चित करना पड़ेगा। पॉलिसी निश्चित करने के बाद में भी अगर बिजनेस में थोड़ा कमतरता है तो अपने को पेशेंस तो थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसे नहीं रखोगे तो तुरंत बंद कर दोगे। बराबर। बंद करने का विषय नहीं है, उसमें आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। कि भाई ये धंधा यहाँ क्यों कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है, कम होने के साथ में उसके कारण ढूंढ के वो पॉलिसी को बदलना पड़ेगा कि भाई अपने तरफ कस्टमर का झुकाव क्यों कम है, वो चीजों को ध्यान देते हुए उसको सुधार के और आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो जैसे मैंने बोला, जो अनुभवी लोग हैं उनकी सलाह लेना पड़ेगा। नहीं भी है तो जीवन में जैसे बोलते हैं ना, पानी में कूदे बिना बहना नहीं आता। तो बिजनेस में आप गिरे तो बिजनेस ही आपको खुद बताएगा कि इसमें क्या क्या सुधारना है। सही कहा। आपको कहीं ना कहीं कारण ढूंढना पड़ते हैं, उसके रास्ते निकालना पड़ेगा और वो आगे बढ़ना पड़ेगा। सही कहा। बिजनेस में अगर उतरना है तो एक स्ट्रेटेजी भी रखना पड़ेगा, पर एक माइंडसेट रखना ही पड़ेगा कि भाई बिजनेस ही हमें कुछ सिखाता है। अंकल मुझे बात पता चली आपके बारे में, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा, इन्होंने चॉकलेट से राम जी की मंदिर की प्रतिमा बनाई, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से दर्ज हुआ है, इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। विदर्भ से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में बना जाए कि आपका मन, आपका आइडिया कैसा है कि ये हम बनाए? वो आइडिया मेरे लड़के प्रियेश का है। अच्छा। वो केक का और बेकरी का, चॉकलेट का सभी वर्क उसने किया हुआ है, उसमें उसकी मास्टरी है। उसकी कल्पना थी कि आपने जैसे बोला राम जी की प्रतिभा ने, ये जो मंदिर है, मंदिर का उन्होंने पूरा ये बनाया था चॉकलेट से, प्योर चॉकलेट से। अच्छा। और उसको 11 दिन के करीब समय लगा था। 11 दिन नहीं बन गए थे सिर्फ? हाँ, 11 दिन लगे थे। कारीगर ज्यादा लोग थे। अच्छा। करीबन 10 लोगों ने उसके ऊपर काम किया था। बहुत अच्छी बात। काफी अच्छा ये किया था, लोगों ने भी काफी पसंद किया। काफी लोग आते थे, उसका सेल्फी निकालते थे और काफी उसका ये भी चला मीडिया में भी, बहुत अच्छा रहा। क्या आज भी आपके ऑफिस में वो है? नहीं, वो अभी उसका ये कर दिया है उसका। अच्छा। आपको नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस से अवार्ड सम्मानित किया गया है 2025 में। इसके बारे में बताया जाए। जो भी क्वालिटी के बारे में है वो सबका ये कर्म मंगवाते हैं, बुलाते हैं। और मिठाई के बारे में अपने को उसके बारे में उसका वो ये मिला है मिठाई के लिए। जी 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 जी। रघुवीर मिठाई, एक रघुवीर स्नैक्स, इसमें इतनी सारी वैरायटी है कि पूरे, मुझे नहीं लगता कि आपका ब्रांड, आपके जो स्वीट्स है वो हर क्षेत्र में, हर किसी के घर घर में पहुंचता है। चाहे एक नगर सेवक हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, आपके यहाँ जो भी व्यक्ति आता वो एक भाव से आता है। तो क्या आप उन्हें उसी सम्मानित से करते हैं? उस कस्टमर को जो गरीब आता वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, जो सीएम आता है, जो एमएलए आता है, जो एमपी आता है, वो भी हमारे लिए उतना ही महत्व है। हमारे यहाँ जैसे कोई अगर समझो 50 रुपए का भी कस्टमर है या 1 पीस का भी कस्टमर है, उसको उतना ही सम्मान है जितना कि मतलब जो बड़े से बड़ा जो कस्टमर आता है। क्योंकि हमारी शुरुआत ही जो हुई है, मतलब शुरुआत वो चाय से उससे हुई है और हमको सब मालूम है। चाय से सब चाय वाले ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो भी पहले चाय बेचते थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर है पर पूरे विश्व में उनका नाम है। क्या आप उनके मार्गदर्शन से तो नहीं चल रहे? उनके मार्गदर्शन से उतना, उनका मार्गदर्शन इतना ही है जो समय का टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। टाइम मैनेजमेंट उनसे सीखना चाहिए, समय का कैसा करना चाहिए। ये तो अपने लिए गौरव की बात है
और हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी जो आज पीएम है वो हमारी एसोसिएशन की मेंबर है चाय बेचने वालों के। बाप रे, कितनी अच्छी बात है। तो क्या आपका भविष्य में ऐसा नहीं कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूं? नहीं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं, ऐसी कोई कल्पना भी नहीं, ऐसा कुछ होना भी नहीं। जो है वो अच्छे है, उन्हीं से अपने ये करके उनका उसके कार्यों से प्रेरित होके जो भी समय का जो सदुपयोग करते उससे प्रेरित होके अपने आगे बढ़ना चाहिए। एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना, एक चाय वाले व्यक्ति हमारे रघुवीर स्वीट्स की मिठाई और नमकीन के बने। हाँ, और आज चाय वाले तो काफी ब्रांड अभी चाय के चालू हो चाय गए की हैं, ब्रांड चालू है। काफी चाय के ब्रांड चालू है। चाय वाले कहाँ के कहाँ फ्रेंचाइजी लेवल पे बोलो या जो भी लेवल पे बोलो, काफी अच्छे लेवल पे है। इसलिए कोई भी काम को कम नहीं समझना चाहिए। कैसे अभी हमारे को भी अभी बोलते थे, पहले क्या था, बोले इनका चाय की टपरी थी, बोले जी बोलने को वो ठीक है। हाँ। लेकिन कोई भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटे से छोटे काम से भी शुरुआत होती है। बराबर, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत मोटिवेशन दी कि कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है। वैसे आपके बनिए के दिमाग से आपने उस टाइम सोचा था मैं चाय बेच के अब मैं स्वीट्स में घुसूं, स्वीट्स अब मैं नमकीन में घुसूं, उस समय में आपका वो माइंडसेट था? नहीं, माइंडसेट नहीं, समय की जैसे आवश्यकता लगी। हाँ। जैसा लगा कि भाई चाय का अपना नाश्ते का काम अच्छा है, अगर अपने मिठाई का भी चालू किया जाए तो चलेगा। और इसमें अब देख ही रहे हो 95 के बाद में चल ही रहा, बहुत अच्छी चल रही है। कभी आपको ऐसा लगा कि अब मेरा नाम हो गया, मेरा ब्रांड अगर मैं पॉलिटिकल में घुसूं? नहीं, ऐसा कभी योग नहीं आया। लेकिन पहले ऐसा सोचा था, अच्छा। सेवा करने के हिसाब से हमने सोचा था कि भाई अपन ने इसमें जाना चाहिए। तो एक बार मैं महानगर पालिका में स्वीकृत सदस्य मतलब नगर सेवक भी रह चुका हूँ, अमरावती की नगर से। अच्छा। उसमें भी मैंने सेवा दिया है। लेकिन बाद में फिर अपने एक सोचा कि अपने समाज लेवल पे अपने सेवा करना चाहिए। वो हिसाब से अपन समाज में, गुजराती समाज में और मंदिर में, जो भक्तिधाम मंदिर, राम मंदिर है जो जलाराम सत्संग मंडल द्वारा संचालित होता है जी, वहाँ अपन सेवा ये कर रहे हैं। वहाँ आपका रोज होता है कि कोई दिन है, कोई समय है? नहीं, हफ्ते में 4 या 5 बार जाते हैं, 4 या 5 दिन डेली जाता है। कभी आपको ऑफर आया ऊपर से लीडरों से कि भाई आप हमारे पार्टी ज्वाइन करिए, आपका नाम है, आप सब कुछ है, आपके जैसे व्यक्ति हमारे पार्टी में चाहिए? थे ना, पहले पार्टी में थे ऑफर। पार्टी का नाम बताया जाएगा? जो अपन ये अपन नगर सेवक जो बने, अच्छा, उस टाइम पे वो पार्टी के हिसाब से बने। कौन से पार्टी के उस वक्त? भाजपा के हिसाब से, भाजपा के, बीजेपी में। लेकिन बाद में जैसा समय रहा, बिजनेस में अपन ज्यादा समय देते रहे, इधर अपना ये काम होते रहा और इधर समाज सेवा में योगदान बढ़ते रहा अपना। सही कहा। क्या आपकी पॉलिटिकल में कहते हैं कि बिजनेस की, पॉलिटिकल की पहचान बहुत होती है। जो बड़ा बिजनेसमैन होता है उसके कॉन्टैक्ट ऊपर मंत्रालय, ऊपर पॉलिटिकल बहुत पहचान होती है। क्या आपने उस चीज को फायदा उठाया अपने बिजनेस को लेके कि भाई मैं ये चीज यहाँ पे यूज करूँ महाराष्ट्र लेवल पे? नहीं, ऐसा कभी। या फिर अपने मेहनत, अपने तजुर्बे से? अपने तजुर्बे, अपने क्वालिटी, अपने हिसाब से किया। उनसे पहचाने, सभी लोगों से पहचाने, सभी लोगों से संबंध अच्छे है। लेकिन कभी ऐसा मौका ना गिरा कि अपने को उसका बिजनेस के लिए कभी काम पड़ा जी। हाँ, अगर काम पड़ता था तो हो सकता था अपन लेते थे, लेकिन ऐसा योग नहीं आया कि बिजनेस के लिए कभी काम पड़ा। दिलीप अंकल, आप यूथ को एक मोटिवेशन बताइए, एक यूथ को एक बात बताइए कि बिजनेस अगर उसे शुरू भी कर दिया और वो बीच में रुक गया, नहीं चल रहा है, तो उसने उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? चाहे वो स्वीट्स की दुकान हो, चाहे वो नमकीन की हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके उसने बिजनेस शुरू किया। नहीं, बिजनेस एक बिजनेस व्यापारी को बताए, एक यूथ को बताए। बिजनेस जो चालू करने के बाद कहीं रुक रहा है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अपना उसमें योगदान बोलो या कहीं गलती हो रही है जी, वो गलती को ढूंढकर उसके ऊपर ध्यान देकर उसको आपको दूर करना पड़ेगा। निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी। उसमें कोई निसंदेह अगर काम किया जाए बरोबर और अपनी गलती ढूंढने की प्रवृत्ति होना। कोई भी काम करते हैं तो अपनी गलती कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, तो कहाँ हो रही है, तो उसको स्वीकार करते हुए उसको दूर करना चाहिए। तो सबसे बड़ा विषय यही है। बहुत बढ़िया बात की आपने कि अपनी गलती पहले सुनना चाहिए, अपनी गलती अपनी निकालना चाहिए। कई बार होता है कि बिजनेस में जब फेल हो जाते हैं तो वो गलती घर वालों पे निकाल देते हैं या बाहर वालों पे या फिर अपने वर्कर्स पे निकाल देते हैं। गलती दूसरों पे देते हैं
हाँ लेकिन दूसरों की गलती है तो कहीं अपने भी कहीं ना कहीं डिसीजन बोलो जी या कोई ना कोई गलती रहती है, वो अगर ढूंढ के अगर दूर किया जाए तो निश्चित ही उसमें जब असफलता ओनर अपनी गलती खुद निकालता है तो माहौल एक अच्छा बना रहता है, एक एनवायरनमेंट एक सही रहता है कि भाई उस पे सपोर्ट किया जाता है। बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, लेकिन अभी भी कुछ बातें बाकी है जो आप और मैं जानना चाहते हैं। ऐसी बातें जो हर कोई जानना चाहता है, टॉप सीक्रेट की बातें, कुछ मसाले बातें जो दिलीप अंकल भाई पोपट जी की, जो किन्होंने किसी को नहीं बताया सिवाय उनकी मिसेस को। इस पॉडकास्ट में मैं आपको वो राज की बात बताऊंगा, इनकी कुछ बातें, कुछ यादगार पले, जो कुछ अनसुनी अनकही बातें। आइए मैं बुलाता हूँ श्रीमती हंसा भाभी दिलीप भाई पोपट जी को, जो हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे, कुछ राज की बातें जो आपको इस पॉडकास्ट से सुनकर बहुत मजा आएगा। आइए हम स्वागत करते हैं हंसा आंटी जी का। वेलकम आंटी, आप मेरे चैनल पे, मेरे शो पे आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आपका समय आप निकल के आए, आपको कैसा लगा मेरे शो पे आने पे? बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। मैं अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा आंटी कि आपको उसके बारे में आपको बताना ही पड़ेगा, दिलीप अंकल के बारे में, जो हम में से कोई नहीं जानता, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। हमने सुना है आंटी कि आज भी आपको साड़ी गिफ्ट करते हैं और अंकल ही खुद खरीदी करते हैं। हाँ, उनकी चॉइस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी साड़ी लाते। एनिवर्सरी, बर्थडे साड़ी गिफ्ट करते। हर एनिवर्सरी में आपको क्या गिफ्ट मिलता है और कहाँ मनाते हैं आप? मनाते तो यहाँ अमरावती में ही है, बहुत बार पहले मंदिर जाते हैं बापा के। अच्छा, हाँ, और आपको क्या गिफ्ट करते हैं? 25वीं एनिवर्सरी थी तो हम शेगांव गए थे। अच्छा, सबको लेके गए, एक बस लेके गए थे हम लोग। और ऐसा नहीं, पहली फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो उन्होंने मेरे को अंगूठी दी हमारे दोनों के नाम। आंटी आपको लास्ट एनिवर्सरी में अभी जो गई, उसमें आपको कौन सी अंकल ने गिफ्ट दी जो आपको बहुत प्यारी आई, बहुत प्यारी पसंद आई? बहुत सुंदर घड़ी दी थी मेरे को उन्होंने, बहुत बढ़िया। सुंदर घड़ी दी। तो घड़ी आपने कहाँ से ली थी? घड़ी मैंने लाया था। अच्छा, चावंडी अपने जैसम पे में चावंडी टाइम से, चावने टाइम से। वहाँ से लाया था। अक्सर भी लगा काम तो वहीं से लाते रहते। मतलब मोस्टली आपकी वॉचेस चावंडी टाइम से मिलती है क्या? वाह, क्या आज भी दिलीप अंकल रोमांटिक उसी तरह से रोमांटिक है क्या? फिर जनरेशन के हिसाब से थोड़ा? नहीं, वैसा नहीं, जैसे थे वैसे ही है। आज भी रोमांटिक है, राजेश खन्ना स्टाइल। अंकल की फेवरेट मूवी कौन सी है? जैसे अंकल अगर रोमांटिक है उस जनरेशन में 90s के, तो अंकल की फेवरेट मूवी कौन सी है? उनको कमल हसन बहुत पसंद है। कमल हसन हीरो साउथ का। हाँ, उनको उनकी पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी लगती। अच्छा, आपकी एनिवर्सरी में वो क्या गिफ्ट देते हैं आपको? कभी आपको है कि ये एनिवर्सरी मुझे ये गिफ्ट मिलती रहेंगी? कोई अचानक क्या लाएंगे हो तो कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, हाँ, पर रहता है कुछ ना कुछ गिफ्ट। क्या कभी ऐसा आंटी समय आया कि अंकल आपकी एनिवर्सरी भूल गए, आपको गिफ्ट देना भूल गए, आपको विश करना भूल गए, और आप उस वक्त उस दिन अंकल को इनडायरेक्टली बता रहे हैं या अंकल को बोल रहे हैं आप गुस्से में हैं? क्योंकि मैंने आपको कभी गुस्से में देखा, पर आप गुस्से में हैं, तो कभी ऐसा दिन आया? 1 साल हुआ था वैसा। अच्छा, पर मैं गलत थी, क्योंकि उनको याद था, पर वो भी देख रहे थे कि इसको क्या लगता है करके। अच्छा, अंकल देख रहे थे। हाँ। अच्छा, गलती उनकी भी नहीं थी। हाँ, पर और जैसे आए 9:30 बजे, मंदिर लेकर गए, टिकट भी लाए थे, मूवी भी देखने गए। कौन सी मूवी देखी थी आपने उस वक्त? तो मूवी तो मेरे को भी याद नहीं कौन सी। अंकल आपको याद है? अच्छा, तो उस मूवी में क्या आपको गिफ्ट दिया था? उस मूवी में क्या ऐसी बातें जो आप बताना चाहते हैं और आप दोनों के बीच है कुछ ऐसा पल? ओ मूवी में जैसे उनको गजरे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, गजरे। एक बार गजरे लाए थे, गजरे लाए थे मूवी में? हाफ अच्छा। इंटरवल में उन्होंने मेरे को गजरे दिए थे। अच्छा, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है गजरे। तो उस मूवी में गजरे के साथ आपको प्रपोज मारा था? हाँ, उन्होंने आई लव यू गजरे दी और आई लव यू। क्या बात है, आपको आई लव यू बोला था गजरे लगाते वक्त बीच मूवी में, बीच इंटरवल में? इंटर मतलब सब लोग देख रहे होंगे, मतलब
कहने का ये मीनिंग है कि आज का यूथ ये नहीं कर सकता, इतना नहीं करता। लोग चांद तारे तोड़ के लाएंगे, बोलते सब कुछ, पर आपने कुछ साल पहले की बात है ये, शायद आप बोल रहे हैं। हाँ, और 20 साल हो गए इस बात। इस उम्र को, इस उम्र में भी आप इतना रोमांटिक रहना, ये हैट्स ऑफ टू है। मैं बातें ये अंकल से पूछना चाहूंगा, लेकिन मुझे ये बारे में आप बताइए कितनी सच्ची बात है। ऐसा अंकल हमेशा बोलती है, ये बात हमेशा झूठ रहती है। सच बताना कि क्या ये बात सच है कि अंकल हमेशा जब भी स्कूल जाते थे फुल पैंट पहन के जाते थे, और वहां पे जाके मणिभाई स्कूल में ड्रेसिंग रूम में या वॉशरूम में हाफ पैंट पहन लेते थे, चेंज कर लेते थे? हाँ, चेंज कर लेते थे, उनको हाफ पैंट। क्यों ये फुल पैंट क्यों पहनते थे? फुल पैंट इसलिए उनको हाफ पैंट पहन के जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? पर हाथ पर वो तो स्कूल में थे ना, बच्चे थे ना। पर क्या मालूम, वो एक था कि नहीं, उनको अच्छा लगता फुल पैंट पहन के यहाँ से निकलना, बस घर से निकलना, और वहां पे जाके फिर शॉर्ट्स पहन लेने का। नहीं, शॉर्ट में पहन के जाते थे अंदर। अंदर पहन के जाते थे। हाँ। सिर्फ वहां पे जाके पैंट निकालने का ही काम स्कूल में। ये हमारी बहुत बड़ी टीम है, एक जन की। ये हम हमारी नेटवर्क टीम नहीं बताते, नहीं तो हमारी नेटवर्क टीम के बारे में पता चल जाएगा। हमने सुना है कि अंकल को नेचर से बहुत लगाव है। हमने ये भी सुना है कि अंकल को फैमिली से बहुत लगाव है। ऐसी कोई बात है कि उस नेचर, उस फैमिली को लेके जहाँ आप लोग कहीं गए हो और उस पल को याद आज भी आप करते हैं? हम सब लोग गए थे साथ में एसएलवाड़, और वहाँ तो बहुत आनंद आया सब एसएलवाड़ में। पर रात को जब सो गए, बाद में इन्होंने चादर लेके सबको डराया था। मतलब भूत बन के डराते थे? डराया, सबको हंसाया, मतलब सब डर गए। मतलब आज भी कुछ प्रैंक करते, आज भी प्रैंक स्टार है, आज भी डराते सबको। आज तो अभी वो अब डराते हैं, पर उसके पोते। अच्छा, पोते को। पर हमने सुना है कि दादा पोते से हमेशा डरता है। होता है? नहीं, वो तो उससे ये डरते हैं, पोते। तो लाड़ प्यार है कि क्या है? लाड़ प्यार है, क्योंकि उसको भी डराना रहता दादा। क्योंकि दादाजी के सामने जो ओनर रहता है, जो इतने हजारों वर्कर के मालिक है, वो एक डरते व्यक्ति पोते के सामने करते ना, वो डराते, वो रात को भी हाँ, तो छुप जाते, एकदम से आ जाते। अच्छा, वो करते ना, वो तो आनंद है उसका। वो आते रहा तो ये करते, फिर आज मैं करता। अच्छा, दोनों दादा पोते एक दूसरे, मतलब अगर इनके सामने किसी की चलती होंगी तो किसी पोते के सामने, महादेव के सामने, पोते के सामने। पर पोता चलाओ तो बराबर दादा ये दादा वो नहीं। हमारे टीम है, माधव, निहाल और मिष्टी, तीनों से मस्तियाँ चलती रहती है हमारी। शनिवार का जो रहता है, रविवार को छुट्टी रहती है। हाँ, शनिवार के शाम के बाद का समय मिलता है, तो फिर चलते रहता हमारी। आपको कब ऐसा प्रपोज मारते हैं, आपको कब ऐसा आई लव यू बोलते हैं? जब आप खूबसूरत बन के आते हो, या फिर आपको ऐसा लगता कि भाई आज ये मैं पहनूंगी, आज ये मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे आई लव यू बोला जाएगा? आपको ऐसा कब आई लव यू बोला इन्होंने? उनको साड़ी जो अच्छी लगी, कोई अच्छा पहनाव रहा तो बोलती है। मतलब जब आप साड़ी पहनते हैं, साड़ी में हमेशा साड़ी पहनती हूँ। हाँ। पर उनको जो कलर अच्छा लगता है, जो अच्छी उनका फेवरेट कलर कौन सा है? उनको तो रेड गमता, पिंक बहुत अच्छा लगता है उनको। पिंक अच्छा लगता है, रेड अच्छा लगता है। रेड आज आपने रेड पहना है। हाँ। तो मतलब आज आपको आई लव यू बोला ही है। नहीं बोला तो अब भी बोल दीजिए आई लव यू, कैमरे के सामने ऑडियंस को बोल दो। उन्होंने लिया जब भी बोल दिया, नहीं, हाथ पकड़ के आई लव यू बोल दीजिए। साड़ी आपको अभी आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। तो बोलने में क्या हरकत है? आई लव यू जो है वो तो है, उसको दर्शाना थोड़ी है, लेकिन आप बोल रहे करके कैमरे के सामने। साड़ी तो तुरंत उन्होंने बोला, पहनी तुरंत की अच्छी लग रही। हमने सुना है आंटी कि आप जब भी बारगांव जाते तो अंकल पीछे से कुक बनाते थे, पीछे से कुक शेफ बन जाते थे। क्या ये सच बात है? शादी के बाद की बात नहीं है ये। अच्छा, पर जब भी आप बारगांव जाते थे शादी के बाद, जैसे मायके या किसी ओकेशन में, तो अंकल को खाना बनाना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है उन्हें। तो अंकल अपने लिए बनाते थे या सबके लिए? नहीं, उनका तो वो बना लेते थे, पर किसी ने बोला चाय, तो साथ साथ में चाय होती थी। कभी ऐसा हुआ कि खाना नहीं बनाया अच्छा आपने, तो कभी ऐसा हो कि चल आज मेरी तरफ से मैं खाना बना देता हूँ? नहीं, पर कभी तो उन्होंने खाना नहीं, नमक भी नहीं रहा तो कभी बोला नहीं है उन्होंने। तो खाने के लिए तो सवाल ही नहीं, खाने की तारीफ ही की है उन्होंने हमेशा। अच्छा, तो मतलब वो खाना बनाना अंकल को पहले से ही आता था, पहले से ही एक कुक शेफ रह चुके हैं
एक एक्सपीरियंस है कि आप रहे कि ना रहे आज के टाइम में? ऐसा नहीं, 2-3 चीजें आती हैं। अच्छा। सब नहीं आता, सेफ नहीं थे जैसे, पर शौक था एक। शौक था। कोई नहीं रहा तो काम तो अपना बना देंगे। बराबर। आप ये बताइए आंटी कि गरबे में अंकल कैसे है? नवरात्रि में गरबा जब होता है, गरबा तो बहुत सुंदर थे, तब आप प्राइज भी फर्स्ट मिलता था। हमेशा फर्स्ट हाँ, आप उस उस टाइम पे हम शादी जब, बाकी जो भी सब होते हैं। आपके साथ कपल रास हमेशा खेलते होंगे? नहीं कपल रास्ता होता नहीं था। तब नहीं होता था उस समय में? होता था, जब भी होता था लास्ट में रास होता था तो भी कपल रास क्या था? आखिरी में था तो विदाई रास ये वजह साथे हाँ तो ऐसा राउंड में होता था। अच्छा। विदाई स्टार्टिंग रास। से बस हमें सिंगल सोलो खेलते थे। हाँ हाँ। कि अंकल को गुस्सा बहुत आता है बट कभी देखा नहीं है, तो क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ, एक्सपीरियंस हुआ कि वो गुस्सा आपके ऊपर निकला, चाहे वो बिजनेस में लॉस हुआ हो, ग्राहक नहीं आया हो, या कभी कभी गुस्सा स्टाफ पे निकल जाता है, कभी कभी गुस्सा घर वालों पे निकल जाता है? ऐसा होता है, हाँ। पर उसमें इतनी अच्छी बात है कि गुस्सा होने के बाद यहाँ से घर से बाहर निकले 10-15 मिनट में तुरंत सॉरी का फोन आ जाता, तुरंत सॉरी बोलेंगे। अच्छा, आपने कभी कभी गुस्सा किए उन्होंने? हाँ किया, तुरंत वही तो बोले, तुरंत सॉरी बोल दे, तुरंत सॉरी बोल लेते हैं। तो कहाँ गुस्से की बात रही थी। और वो अंकल का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का है, 5 हाँ मिनट का बस रहता है। तुरंत बोली ना, बाहर जाते, बाहर निकल के बाद 10-15 मिनट में तो सॉरी का फोन आ जाता। अंकल सच में गुस्से वाले हैं कि सच में अंदर से एक प्रेम स्वभाव के व्यक्ति है? प्रेम भी उतना ही है ना, अब भाई गुस्सा रहा तो इतना बड़ा है तो गुस्सा हो जाता है इंसान। अच्छा, जब प्रेम रहा तभी तुरंत सॉरी का फोन आता है। कभी आप पे गुस्सा नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ कि जब भी गुस्सा आता है तो आप पे 10 मिनट में बोल लेते हैं? हाँ, ऐसी कोई बात जो आप दोनों के बीच में आज भी शेयर करनी हो या शेयर करी हो जो हमको जाननी हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये पल आपके लाइफ टाइम पल है। तो आइए उन सदस्यों से मैं मिला हूं, उन व्यक्ति से मिला हूं जो आपने और मुझसे रूबरू हुए। अंकल आंटी जो हमारे हर्षद भाभी पोपट जी, जो दिलीप भाई पोपट जी एक रघुवीर मिठाई नमकीन के ओनर है। जाते जाते उन 2 शब्द लम्हों में अंकल आंटी अपने शब्द बोलेंगे जो आप और हम सुनना चाहेंगे। अंकल जाते जाते एक ऐसे 2 शब्द आपके क्या कहेंगे जो हमारे यूथ को, हमारे बिजनेस को लेके या हमारे मोटिवेशन को, इन्फ्लुएंसर को लेके आप बोलना चाहेंगे? बस आखिरी में ये जो मेरा जो सफर रहा शुरुआत से लेकर बिजनेस में अभी तक के, तो उसमें 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि भाई बिजनेस में उतार चढ़ाव या हर प्रकार के विषय आते ही रहते, इसमें खाली अपने संयम रखना पड़ता और समय के साथ में उसमें बोलते ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वैसा वो उस चीज को लेते हुए अपने पेशेंस रखते हुए और मेहनत करते हुए अगर सब आगे कार्य किए जाए और ये किया जाए। दूसरी बात, बिजनेस को जो होते रहते दुकान पे छोड़ के आना चाहिए, घर पे वो चीजों को नहीं लाना चाहिए, दुकान के टेंशन को। हमसे भी कभी कभी ऐसे गलतियां हुई है कि भाई दुकान पे कुछ टेंशन रहे और अपन घर पे आते, घर पे आने के बाद में अपन उसका ये जैसे अभी इन्होंने प्रश्न पूछा, लेकिन कहीं अपनी गलती होती है तो परिवार के सदस्य के साथ में, जिसके भी साथ में होता है, तो अपने उसको गलती मान के अपने स्वीकार करना चाहिए। और ये जो भी अपने को बिजनेस को जैसे जो सफर रहा हमारा, उसमें कहना एक ही है कि अपने गुणवत्ता पे ख्याल रखना चाहिए, ग्राहक के प्रति अपने व्यवहार पे ख्याल रखना चाहिए, और जहाँ जहाँ गलती अपन, आखिर में इंसान जो है गलतियों का विषय रहता ही है कहीं ना कहीं, अपने गलती को स्वीकार करते हुए उसको सुधार के आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा कहना है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट देखकर? आज मैंने उन व्यक्ति का लिया जो रघुवीर मिठाई एंड नमकीन के ओनर है, जिन्होंने जीरो से हीरो बने। मैं ये पॉडकास्ट स्पेशली उन बिजनेसमैन लोगों के लिए और उन यूथ लोगों के लिए लेकर आया हूं जो शुरुआत करना चाहते, जिसके पास माइंडसेट है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसके पास फंड्स नहीं है लेकिन करने का जुनून है। ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। दोस्तों, आपको जो भी लगता है इस पॉडकास्ट देख के, इसमें आपको जो मैसेज मिला है,
प्लीज इस पॉडकास्ट पे जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको इस पॉडकास्ट से क्या क्या मिला और क्या आगे आपको मिलना चाहिए। मुझे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों।